नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विद दयाराज में। तो भाई आज है हमारी सामाजिक विज्ञान की दूसरी क्लास। भाई आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में 20 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पिक हैं, जिसके लिए हमने सुपर 20 सीरीज शुरू की है, जिसकी आज दूसरी क्लास है। तो इससे पहले हमने एक क्लास करवा दी है और ये उससे कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज हम बात करेंगे उसके आगे। तो इससे पहले हमने यहाँ तक करवा दिया था, अब आज ये करवाएंगे। तो अगर जिसने पहली वीडियो देख ली है वो यहाँ, और जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर के प्लीज वो देख लीजिए, क्योंकि हमने वहां पर बेसिक क्लियर किया है। अगर वो भी समझ में आ गया तो यहाँ भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघी सूची का विषय है। तो पहले तो हम बात करते हैं संघी सूची। सूचियां हमारे तीन होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, संघ सूची जिसको बोलते हैं केंद्र की सूची, और दूसरी हो जाएगी हमारी राज्य सूची, और थर्ड हो गई हमारी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें क्या बताया गया है, जो समवर्ती सूची है वो केंद्र सूची और समवर्ती सूची राज्य सूची। तो संघ सूची ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे बोलते हैं संघ सूची। जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, कानून बनाती है। और राज्य सूची में राज्य सरकार, ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है उसे बोलते हैं राज्य सूची, कानून बनाएगी। और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो जैसे इसमें बताया गया है कि इनमें से कौन है, इन चारों में से कौन सा विकल्प है जो संघीय सूची में आता है, मतलब ऐसा कौन सा विषय है जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो व्यापार तो राज्य से भी होता है, यानी उस पर राज्य सरकार भी कानून बनाएगी। तो ये होता है समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती का, शिक्षा भी समवर्ती का, कृषि, यानी कि ये तीनों जो विषय हैं ये किसके हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। और रक्षा जो हमारा हो गया वो है संघ सूची, यानी केंद्र सूची का विषय है। और जो वर्तमान में रक्षा मंत्री है वो कौन है, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री देश के रक्षा मंत्री कौन है, तो वो है राजनाथ सिंह। ये सारा क्लियर हो गया। इसके बारे में एक बार देख लीजिए और नोट्स बनाना या फिर इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ठीक है, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला है सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है। तो सबसे पहले बताइए कि क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र होता है। तो हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारे किसमें आएंगे, ये आ जाएंगे। और बात करते हैं तृतीयक में, तो तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। और द्वितीयक में आता है उद्योग, उद्योग के बारे में बताया गया है, उद्योग के बारे में। जैसे जूट का हो गया, पिछली बार पूछा गया था कि जूट किस क्षेत्र में आएगा, तो आएगा द्वितीय क्षेत्र में। तो इनमें से सेवा क्षेत्र किसमें है, बी ऑप्शन, यानी तृतीय क्षेत्र में है। तो ये भी देख लेना, क्योंकि क्षेत्र कितने होते हैं, तीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में आएगा कृषि पशुपालन और तृतीयक में सेवा क्षेत्र और दूसरे में उद्योग और जूट। क्लियर। अगला है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य। तो सबसे पहले बताइए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है,
तो वो होता है किसी देश का अपना धर्म नहीं होगा, अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, अपना कोई धर्म नहीं होगा। धर्म कि मतलब किसी देश का कोई धर्म नहीं होगा। तो भारत में क्या कोई एक देश है? नहीं है। तो यहां पर सभी धर्मों को समान समझा जाएगा, सभी धर्मों को, यहां सभी धर्मों को, यहां सभी धर्मों को समान समझा जाएगा, समान समझा जाएगा। ठीक है। तो धर्म का कोई स्थान नहीं है, धर्म का स्थान है लेकिन धर्म देश का कोई नहीं है। ठीक है, तो ये गलत। एक राष्ट्र का एक धर्म में विश्वास है? नहीं, केवल नहीं, सभी धर्मों का समान समझा जाएगा, सभी धर्मों को समान समझा जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? एक बार नोट्स बनाना और या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। कृषि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है? हमने अभी बताया कि क्षेत्र कितने होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें बताइए कृषि जो है वो किस क्षेत्र में आएगा, वो बताना है आपको कमेंट में, क्योंकि अगर ये आपने सही से देखा है तो आप जरूर बता पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले पे। इनमें से किस, अब यहां से जो हमारे प्रश्न शुरू होते हैं, यहां से हमारे जो प्रश्न शुरू होते हैं वो होते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय। उसके और इसमें हम यहां पर इसके मात्र 5-6 प्रश्न करवाएंगे और वही आएंगे एग्जाम में। 5 प्रश्न करवाऊंगा और बस वही एग्जाम में बहुविकल्पिक रूप में आएगा, देख लेना। तो इसमें क्या है, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो सबसे पहले बताइए कि नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ये पिछली बार 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया था। ठीक है, तो नेपोलियन कौन था? फ्रांस का नागरिक था, फ्रांस का नागरिक, फ्रांस का नागरिक था। नेपोलियन की पराजय कब हुई? बताइए, नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय कब हुई और किसने हराया? पराजय कब हुई और किसने हराया? तो जो नेपोलियन की पराजय हुई थी 1815 में, किसने हराया था? तो 3 देश, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया, ये तीनों देश मिलकर एक संधि करते हैं जिसका नाम होता है वियना संधि। इस संधि के बाद, इस संधि से मिलकर इसको नेपोलियन को 1815 में हराया। अब आपसे पूछा जाएगा कि वियना संधि में कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, एक हो गया। दूसरा पूछा जाएगा कि जो वियना संधि कब बनाई गई? तो वियना संधि कब बनाई गई? 1815 में। और वियना संधि के तहत किसको हराया? नेपोलियन को। पूछा जाएगा नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 में। नेपोलियन कौन था? फ्रांस का नागरिक था। और नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता कब लागू की? तो वो हो जाएगा 1804 में। यहां इसके बारे में सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, इससे बाहर कुछ नहीं।
अगला है नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 में। किसने हराया? वियना संधि के तहत ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया देश, 3 देशों ने। अब बताओ कि 1871 में क्या हुआ था? जर्मनी को स्वतंत्र जर्मनी स्वतंत्र हुआ। ठीक है। और 1848 में फ्रांस में गणतंत्र लागू हुआ। ठीक है। और 1815 में क्या हुआ? नेपोलियन की पराजय। किसने हराया? वियना संधि के तहत ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया ने। कब हराया? 1815 में। 1871 में क्या हुआ? जर्मनी को स्वतंत्र घोषित किया गया। और 1848 में फ्रांस में गणतंत्र लागू हुआ। ठीक है। ऑल क्लियर? यंग इटली सोसाइटी की संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इटली। तो इटली का एकीकरण किसने किया? तो वो दो लोगों ने इसमें जोसेफ गैरिबाल्डी और जोसेफ मैथ्सनी, जिसको उनको बोलते हैं मेजनी। तो इटली का एकीकरण जोसेफ गैरिबाल्डी और जोसेफ मैथ्सनी, यानी जिनको बोलते हैं मेजनी, तो इन दोनों ने सहयोग किया इटली के एकीकरण में। अब बात करते हैं यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी मेजनी, यानी कि जोसेफ मैथ्सनी ने की थी। ठीक है। अब गैरिबाल्डी ने इटली का एकीकरण में सहयोग दिया। ठीक है। और बिस्मार्क ने यह किया था जर्मनी का एकीकरण। और अब बताइए जर्मनी कब स्वतंत्र हुआ? 1871 में। ठीक, याद है। और किसने जर्मनी का एकीकरण किसने किया? इसको याद कैसे करेंगे? तो आपने सुना होगा कि आप किसी से पैसे मांगते हैं तो बोलते हैं हमारे पास तो जहर खाने के तक के पैसे नहीं हैं। अब हमारा इसी से याद हो जाएगा, जहर मतलब विष और पैसे मतलब मनी और जहर मतलब विष। तो जहर खाने के पैसे नहीं है, यानी पैसे मतलब मनी और जहर मतलब विष, यानी मनी नहीं है विष खाने का, याद रहेगा। और ठीक, इसको कैसे याद करें? इटली, आपने इटली देखा होगा होटल पे घेर के रखते हैं, यानी गैरिबाल्डी घेर के रखते हैं। और इटली खाने के बाद क्या आता है? मजे, मेजनी, याद रहेगा। इटली को रखते हैं घेर के होटल पे और उसे खाओगे तो मजे आ जाएंगे, यानी मेजनी, याद रहेगा। और बिस्मार्क यानी मनी, जहर खाने के पैसे, याद रहेगा। और भाई 20, 22, 23, 24 पूछा गया क्या? 25 में नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा। अगला है हमारा, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? हमने अभी बताया दो लोग थे। इटली कहां रखते हैं? घेर के रखते हैं और खाने के बाद मजे आते हैं, मेजनी और गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। और ऑटो वॉन बिस्मार्क क्या होता है? विष यानी जहर, पैसे मतलब मनी, जर्मनी, तो विष जर्मनी का एकीकरण। सारे क्वेश्चन या क्लास में ही याद होंगे, बाहर कुछ नहीं रहेगा। नेपोलियन कौन था? सारा बता दिया। विलियम प्रथम कौन था? जर्मनी का शासक।
जर्मनी का शासक था। ठीक है, ऑल क्लियर, सारे देख लीजिए। 20, 23, 24, क्या 25 में नहीं आएगा? पूछा जाएगा। अगला है हमारा जर्मनी। आ गया वही, कब पूछा गया? 20 में पूछा गया, 22 में, 23 में, 24 में, क्या 25 में नहीं आएगा मेरे भाई? आएगा। तो जर्मनी, बिस्मार्क, देखते ही मारो धड़ाक से। और विलियम प्रथम, जर्मनी का शासक, जर्मनी का शासक। और मैसनी, मैसनी कौन था? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की और इटली के एकीकरण में नेतृत्व किया। सारे याद हो गए? ये हमने बताया था शुरू में ही। 1848 में फ्रांस में क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना हुई। राइट, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। और यहां पर हमारा खत्म होता है यूरोप का राष्ट्रवाद खत्म इतने में। और मैं बोल रहा हूं, अगर इससे बाहर प्रश्न आ जाएं तो मैं वादा करता हूं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बस यूरोपीय राष्ट्रवाद से इतने ही प्रश्न आएंगे, इसमें से ही कोई ना कोई। अब है चोरी चोरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बारे में बेसिक में गांधी जी कब आए, वापस आए, उन्होंने पहला आंदोलन कब किया, और रॉलेट एक्ट कब आया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, और उसे क्यों बंद कर दिया गया। हमने इसके बारे में पिछली कक्षा में बात कर लिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। सुपर 20 सीरीज याद रखना। अब देखो, चोरी चोरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। और इसके पश्चात 1919 में एक और घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर में, अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब में। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन ये कब शुरू हुआ? 1919 से लेकर 1924 तक चला। और किसने किया था शुरू? किसने किया था? शौकत अली। शौकत अली। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया कब? 1922 में। शुरू कब किया गया था? 1920 में शुरू, 1922 में खत्म। रीजन क्या था? चोरी चोरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922। कहां पर हुई थी? गोरखपुर में। सारे नोट्स बनाइएगा जरूर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, चोरी चोरी घटना का क्या परिणाम हुआ? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। क्लियर। निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? और एक सेकेंड भाई मेरे, 22 में आया, 24 में आया, 25 में नहीं आएगा? क्या आएगा? ये देखो, 22 में आया, 23 में आया, क्या 25 में नहीं आएगा? मैं क्वेश्चंस वही कराऊंगा जो आ सकते हैं, और वही यही आएंगे। अब देखो, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सबसे पहले बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह किसने चलाया। बारदोली सत्याग्रह किसने चलाया? तो कब चलाया, क्यों चलाया? तो ये चलाया था 1928। कहां पर? गुजरात में। 1928 गुजरात में। क्यों चलाया गया? किसान के जो टैक्स में, यानी कर मतलब टैक्स में वृद्धि हो रही थी, उसके खिलाफ, वृद्धि के खिलाफ चलाया गया। वृद्धि के खिलाफ चलाया गया। और किसने चलाया? सरदार वल्लभ भाई
वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो कब चलाया? 1928 में। क्यों चलाया? किसान कर में वृद्धि के खिलाफ। और कहां चलाया गया? गुजरात में। किसने चलाया? तो चलाया वल्लभ भाई पटेल ने। कहां पर चलाया था? गुजरात में। तो किसने नेतृत्व किया? वल्लभ भाई पटेल जी ने। ठीक है। महात्मा गांधी जी के बारे में हमने इनके सारे आंदोलन के हमने इनके कुछ आंदोलन के बारे में बात कर लिया है। मैं सारे पढ़ाऊंगा और सारे रटवा दूंगा। और यहीं पर देखो, जब 1928 हुआ उसके बाद चलो आगे बताते हैं। यहां पर आ जाओ। सबने अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने, और ये प्रश्न 20 में पूछा गया था, 22 में आया, क्या 25 में नहीं आएगा? आएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? क्या नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं? तो यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, ये नमक का मतलब क्या है? मतलब नमक के बारे में क्यों बताया गया है? तो याद रखो एक घटना। मार्च 1929 में एक घटना हुई थी, मतलब एक यात्रा हुई थी जिसका नाम था दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुई थी? मार्च 1929 में। इसीलिए इसको बोला जाता है दांडी मार्च। किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। और क्यों चलाया? किसके लिए चलाया? किसके लिए? किसके लिए? नमक के लिए। नमक के लिए। ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को इतना प्रयोग महत्व क्यों दिया? क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं। और सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स, सबसे अच्छा रहेगा नोट्स। अगला है, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के पश्चात हुई? तो हमने अभी आपको बताया कि नमक आंदोलन यानी कि दांडी मार्च कब हुआ? 1929 में। इसके पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुई? रोलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है। नमक कानून को तोड़कर इसका राइट आंसर हो जाएगा कब? 1929 में। और चोरी छोरी घटना हुई थी 1922 में। और क्लियर कब? 20 में आया, 22 में आया, 25 में भी आएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब बताओ जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? ये कहा था आराम आराम है, आराम हराम है। और गांधी जी ने करो या मरो। और अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब ये ठीक है, क्लियर है। और गोपाल कृष्ण गोखले ये थे गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? एक सेकंड से पहले मैं बता दूं, ये जो प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये पूछा गया है 22 में और 23 में। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था?
20 में आया और 22 में आया, 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, क्या 25 में भी नहीं आएगा? आ सकता है। तो बात करते हैं इसके बारे में। कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक, 14 से लेकर 18 तक 4 साल चला। 39 से लेकर 45 तक ये चला था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से लेकर, विश्व युद्ध 39 से लेकर है, ठीक है। और 19 हमने सारा बता दिया, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। और क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। सारा क्लियर, नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? कब आया भाई? 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, क्या 25 में नहीं आएगा भाई मेरे? क्या 25 में नहीं आएगा? आएगा। अब बताओ, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो वो हुआ था 1929 में, 1929 में। तो मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है कि भारत में सबसे ज्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ा था इसका? भारत में सबसे ज्यादा किस फसल पर इसका प्रभाव पड़ा था? तो वो है गेहूं। भारत में गेहूं की फसल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा और इसकी 50% कीमत गिर गई। मतलब अगर वो कीमत उसकी 10 रुपए थी तो वो 5 में आ गई, ठीक है। कब हुआ था? 1929 में। हमने 19 बात कर लिया पूरा, क्या क्या हुआ था। अगला है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 23 में आया, 24 में आया, भैया मेरे क्या 25 में नहीं आएगा? आएगा। अब देखो, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? 1944 में। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो इसका मुख्यालय कहां पर है? वो नहीं, मुख्यालय नहीं पूछा गया है, कहां पर आयोजित किया गया है? तो कहां? अमेरिका में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ भाई 20 में आया, 22 में आया, 25 में भी आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो सबसे पहले हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो है न्यूयॉर्क। नोट्स बनाइए, न्यूयॉर्क, ठीक है। और अब बात करते हैं एक संगठन जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? पूछा गया था। ये 22 में भी आया था, ये 23 में भी आया था, 24 में भी आया था, 25 में भी आएगा भाई मेरे। और जो इसकी स्थापना है, मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी